हाय फ्रेंड्स, अगर आप हमारे वीडियो को सबसे पहले देखना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मोदी जी कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। प्रियंका के आने से अब वाराणसी मोदी मुक्त और गोरखपुर योगी मुक्त होगा, कहते हैं कपिल सिब्बल। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को सक्रिय तौर से राजनीति में उतारकर विपक्षियों के लिए मुश्किल खड़ी कर दी है। प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव बनाए जाने के साथ ही पीएम मोदी और सीएम योगी का गढ़ माने जाने वाले पूर्वी उत्तर प्रदेश की कमान सौंपी गई है। लंबे समय से यूपी में अपना जनाधार खो चुकी कांग्रेस ने प्रियंका को मैदान में उतारकर पार्टी में एक नया जोश भर दिया है। पार्टी के नेताओं से लेकर कार्यकर्ताओं तक का मानना है कि प्रियंका पूर्वी यूपी से मोदी योगी के वर्चस्व को खत्म करने में सफल होगी। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल ने ट्विटर के जरिए कहा, मोदी जी और अमित शाह कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते हैं। उन्होंने इशारों में कहा, क्या हम पूर्वी उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी को एंट्री के साथ मोदी मुक्त वाराणसी और योगी मुक्त गोरखपुर देखेंगे? सिब्बल के साथ ही पार्टी का भी मानना है कि प्रियंका की एंट्री से पूर्वी उत्तर प्रदेश में पीएम मोदी और सीएम योगी को कड़ी टक्कर मिलेगी। कांग्रेस का दावा है कि प्रियंका के आने से यूपी से बीजेपी की छुट्टी हो जाएगी। अब ये दावे कितने सही साबित होते हैं ये तो चुनावों के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि प्रियंका गांधी के आने से कांग्रेस के लिए उत्तर प्रदेश में नई उम्मीद जगी है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए लंबे समय से बंजर पड़ी उत्तर प्रदेश की जमीन पर धान उगाने में कितनी कामयाब होती है। इंडिया टुडे के सर्वे में यूपी में बीजेपी का बुरा हाल। प्रशांत भूषण बोले, जल्द ही जुमलों के दिन खत्म होने वाले हैं। अच्छे दिन का वादा कर केंद्र की सत्ता पर काबिज हुई भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के बुरे दिन शुरू हो गए हैं। 3 राज्यों में सत्ता से हाथ धोने के बाद अब बीजेपी को लोकसभा चुनाव में भी बुरे दिन देखने पड़ सकते हैं। इंडिया टुडे द्वारा किए गए ताजा सर्वेक्षण की माने तो इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उत्तर प्रदेश में भारी नुकसान हो सकता है। पिछले चुनाव में यूपी की 80 में से 71 सीटों पर कब्जा जमाने वाली बीजेपी को इस बार सिर्फ 5 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इंडिया टुडे कार्वी इंसाइट के ओपिनियन पोल के मुताबिक उत्तर प्रदेश में अगर इस बार बहुजन समाज पार्टी यानी बसपा, समाजवादी पार्टी यानी सपा और राष्ट्र लोक दल यानी आरएलडी के गठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो जाती है तो ये महागठबंधन राज्य की 80 में 75 लोकसभा सीटों जीत सकती है। लेकिन अगर इस गठबंधन से कांग्रेस बाहर रहती है जैसे कि अभी है तो सपा बसपा आरएलडी के गठबंधन की 58 सीटें मिल सकती है, जबकि बीजेपी के खाते में महज 18 और कांग्रेस को 4 सीटों पर ही संतोष करना पड़ सकता है। इस पर सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने तंज कसते हुए ट्विटर के जरिए कहा, इंडिया टुडे की यूपी पोल से पता चलता है कि आखिरकार अच्छे दिन लग गए हैं या कम से कम जुमलों के दिन खत्म होने वाले हैं। उन्होंने कहा, 4 महीने से भी कम समय में हम मोदी और शाह गैंग को जाते देखेंगे। 2014 में यूपी में 73 सीटें हासिल करने वाली बीजेपी 20 सीटें पाने के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि वो 2019 में 150 सीटों के आंकड़ों को पार नहीं कर पाएगी। सास ससुर पति सब सियासत के मजे ले रहे हैं और रक्षा मंत्री कांग्रेस पर वंशवाद के आरोप लगा रही है, कहते हैं कांग्रेस। कल प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने के बाद परेशान बीजेपी ने तुरंत ही कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगा दिया था और बीजेपी नेताओं की ओर से कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगातार जारी है। अब रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि प्रियंका गांधी का महासचिव बनना वंशवाद को बढ़ावा देना है। रक्षा मंत्री के इस बयान के बाद कांग्रेस नेता रुचिरा चतुर्वेदी ने ट्विटर पर निर्मला सीतारमण को जमकर लताड़ लगाई। रुचिरा ने ट्विटर पर लिखा, प्रियंका गांधी पर सवाल उठाने वाली बीजेपी अमित शाह और डोभाल के बेटों पर खामोश रहती है। ये वंशवाद नहीं है क्या? रक्षा मंत्री राफेल पर देश के सवालों का जवाब नहीं देगी, लेकिन वंशवाद पर ज्ञान जरूर देगी, वो भी तब जब खुद उनके पति आंध्र प्रदेश सरकार में कैबिनेट स्तर के पद पर हो, 3 चुनाव लड़े और हारे हो, वो भी तब जब उनके ससुर कई दफा आंध्र प्रदेश सरकार में बतौर मंत्री रहे हो, वो भी तब जब उनकी सास कांग्रेस विधायक रह चुकी हो। कल हमने आपको बताया था कि कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप यकीनन सही है,
लेकिन जब आरोप ऐसे लोग लगाए जो खुद वंशवादी हो, भाई भतीजावाद को बढ़ावा देते हो, तो उन्हें एक बार अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। प्रियंका बनी महासचिव तो लगे वंशवाद के आरोप। प्रियंका गांधी के कांग्रेस महासचिव बनने के बाद परेशान बीजेपी ने तुरंत ही कांग्रेस पर वंशवाद का आरोप लगा दिया था। बीजेपी सही है, यकीनन ये वंशवाद है, लेकिन ये सवाल उस पार्टी के मुंह से अच्छी नहीं लगती जो सर से पांव तक वंशवाद तक डूबी हो। चाहे बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को ले लीजिए, जिनका बेटा जय शाह सक्रिय राजनीति में तो नहीं है, लेकिन बीजेपी सरकार बनने के बाद उसकी संपत्ति 16,000 गुना बढ़ जाती है। या पीएम मोदी के सबसे खास अफसर शाह अजित डोभाल को ले लीजिए, जिनके बेटे शौर्य बीजेपी के नेता है। वरिष्ठ पत्रकार राणा अयूब सोशल मीडिया साइट ट्विटर पर लिखती है कि वंशवाद पर सवाल उठाना जायज है, लेकिन वो सवाल ऐसी पार्टी उठा रही है जो अपने अध्यक्ष अमित शाह के बेटे जय शाह पर खामोश रहती है और अजित डोभाल के बेटे शौर्य डोभाल पर खामोश रहती है। इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान के बेटे पूर्व केंद्रीय मंत्री यशवंत सिन्हा के बेटे मोदी सरकार में केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा को ले लीजिए, या बीजेपी के सहयोगी रामविलास पासवान को ले लीजिए, जिनकी पार्टी लोजपा ने बीजेपी के साथ इस शर्त के साथ समझौता किया है कि वो पासवान के बेटे बीवी दो चाचाओं को टिकट देगी और पासवान को राज्यसभा भेजेगी, और तमाम दूसरे बीजेपी नेताओं को ले लीजिए। आखिर बीजेपी को सिर्फ कांग्रेस का परिवारवाद क्यों दिखता है? प्रियंका गांधी की एंट्री को सुमित्रा महाजन ने बताया राहुल गांधी की नाकामी। आरजेडी बोली, क्या आप बीजेपी की स्पीकर है? प्रियंका गांधी की सक्रिय राजनीति में एंट्री के बाद से ही प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। जहां कांग्रेस उनकी एंट्री को बीजेपी के लिए कड़ी चुनौती बता रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी इसको वंशवाद का नाम दे रही है। अब इस पर लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा, वह यानी प्रियंका वाड्रा एक अच्छी महिला है और राहुल जी ने यह स्वीकार कर लिया है कि वे अकेले राजनीति नहीं कर सकते हैं और इसीलिए वे प्रियंका की मदद ले रहे हैं। ये अच्छी चीज है। सुमित्रा महाजन का यह बयान काफी हैरान कराने वाला है। वो लोकसभा की स्पीकर है, ऐसे में उनसे निष्पक्ष रहने की उम्मीद की जाती है, लेकिन उनके इस बयान में निष्पक्षता कहीं भी नजर नहीं आती। उन्होंने बीजेपी नेताओं की तर्ज पर ही राहुल गांधी पर हमला करते हुए उन्हें नाकाम बताया है। सुमित्रा महाजन के इस बयान की सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हो रही है। राष्ट्रीय जनता दल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उन्हें लोकसभा का नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी का स्पीकर बताया गया। वही पत्रकार साक्षी जोशी ने ट्विटर पर लिखा, मैम, एक बार आप स्पीकर बन जाती है तो आपको पक्षपात करना बंद करना होता है। हो नहीं सकता, कम से कम दिखा ही दीजिए। बता दें कि गुलाम नबी आजाद को उत्तर प्रदेश के प्रभारी पद से हटाकर प्रियंका गांधी को पूर्वांचल और ज्योतिरादित्य सिंधिया को यूपी पश्चिम का प्रभारी बनाया गया है। प्रियंका फरवरी के पहले सप्ताह में प्रभार ग्रहण करेगी। पीएम मोदी ने देश को दिवालिया बना दिया। 2019 में जनता झोला सहित गुजरात वापस भेज देगी, कहते हैं बीएसपी नेता। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी के दावों के उलट एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शासनकाल में भारत ने विश्व बैंक से सर्वाधिक कर्ज लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक पिछली सरकार की तुलना में मोदी राज में 49% अधिक कर्ज लिया गया है। ये रिपोर्ट खुद वित्त मंत्रालय की ओर से जारी की गई है। दरअसल वित्त मंत्रालय 2010 से हर साल केंद्र सरकार के कर्ज पर स्टेटस रिपोर्ट जारी करता है। इस रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 2018 तक कर्ज का ये आंकड़ा 82,03,353 करोड़ रुपए पहुंच गया है, जबकि जून 2014 तक ये आंकड़ा 54,90,763 करोड़ रुपए ही था। यानी मोदी राज में 49% कर्ज बढ़ा है। वही मार्केट लोन पर निर्भरता के आंकड़े में भी वृद्धि दर्ज की गई है। इन 4.5 सालों में ये 47.5% की वृद्धि के साथ 52 लाख करोड़ रुपए से अधिक पहुंच गया है, जबकि गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से उठाया गया कर्ज जून 2014 के अंत में जहां 0 था, वहीं मोदी राज में ये 9,089 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इस पर बहुजन समाज पार्टी यानी बीएसपी के प्रवक्ता सुधींद्र भदौरिया ने चिंता जाहिर करते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, भाजपा शासन में भारत दिवालिया हो गया है और दिवालिया बना के मोदी जी टाल ठोक रहे हैं। जनता 2019 में गुजरात बेरंग पैदल भेजेगी और भी खाली झोले को कंधे पर डालकर।
हालांकि सोशल मीडिया पर अक्सर ये दावे किए जाते हैं कि मोदी सरकार देश की पहली ऐसी सरकार है जिसने विदेशों से कर्ज नहीं लिया है। मोदी सरकार के प्रशंसक अक्सर ये भ्रम फैलाते हैं कि नरेंद्र मोदी की सत्ता में आने से पहले देश कर्ज में डूबा था, लेकिन मोदी के सत्ता में आने के बाद देश कर्ज से मुक्त हो गया। जबकि आंकड़ों के मुताबिक सच्चाई ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने विश्व बैंक से सर्वाधिक कर्ज लिया है। पीएम मोदी ने सत्ता में आने से पहले देश की जनता से वादा किया था कि वह विदेशों से काला धन वापस लाएंगे, लेकिन वह काला धन लाने के बजाय देश में ढेर सारा कर्ज ले आए। माइंड द न्यूज रूम की रिपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।